हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सुसाइड के बारे में, और ये जानेंगे कि सुसाइड को लेके क्या क्या चेंजेस हुए हैं बीएनएस के अंदर। उसके साथ साथ हम लोग यूथेनेशिया के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग डाउरी डेथ के बारे में भी जानेंगे। देखिए, अब सबसे पहले शुरू करते हैं सुसाइड से। ये सुसाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, सुसाइड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। सु जिसका मतलब होता है सेल्फ, और साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी सेल्फ किलिंग। तो सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ किलिंग, जहां पे एक इंसान वॉलंटरली खुद अपने आप को मार डालता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें यहां पे समझ लीजिए। सुसाइड और यूथेनेशिया में फर्क क्या होता है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर ए जो है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है अपने आप को वॉलेंटरली मार डालता है, ए जो है अपने आप को मार डालता है जहर खा के, छत से कूद के, अगर ए जो है अपने आप को मार डालता है फांसी लगा के, तो अगर ए किल्स हिमसेल्फ वॉलेंटरली तो इसे कहा जाता है सुसाइड। सु मतलब सेल्फ, साइड मतलब मारना, खुद को मार डालना। ठीक है, ये हो गया सुसाइड। अगर मान लीजिए ए जो है बी से कहता है कि मुझे गोली मार दो, ए जो है अपने आप को मारना चाहता है लेकिन खुद से अपने आप को नहीं मार रहा है, खुद से अपने बंदूक लगा के नहीं मार रहा है, बल्कि ए बी से कहता है मुझे मार दो, तो अब ये क्या होगा? अब ये तो सुसाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुसाइड के लिए तो सेल्फ किलिंग होनी चाहिए, यहां पे तो उसने खुद अपने आप को तो मारा नहीं है। यहां पे जो हुआ है वो क्या हुआ है? होमिसाइड, यानी एक ह्यूमन ने साइड किया है, एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को मारा है। तो इस जगह पे क्या लायबिलिटी होगी? देखिए, अगर ए अपने आप को मार लेता है तो ये सुसाइड होगा। सुसाइड जो है ये कोई ऑफेंस नहीं है, एक इंसान मर गया, अब उसको सजा थोड़ी दी जाएगी, तो ये तो कोई ऑफेंस नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर मान लीजिए कि ए जो है बी को मारता है उसकी कंसेंट से, तो उस जगह पे भाई ए तो मर गया, खत्म हो गई इसकी कहानी। बी की क्या लायबिलिटी होगी? देखिए, बी की लायबिलिटी क्या होगी? बी की लायबिलिटी जो है वो बताई गई है, जो मर्डर की डिफिनेशन है उसके फिफ्थ एक्सेप्शन में बी का केस चला जाएगा। यानी बी जो होगा, अगर ए जो है यहां पे 18 साल से ऊपर ए की एज है, तो वो कंसेंट दे सकता है अपने आप को मारने के लिए बी को। अगर उसने अपनी कंसेंट दिया है तो बी ने यहां पे मर्डर नहीं किया। बी ने यहां पे क्या किया है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए दोनों ही जगह पे देखिए, दोनों ही जगह पे ए की जो है वो इच्छा थी, ए की मर्जी थी अपने आप को खत्म करने की, इसमें भी इसमें भी। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि ए जो है एक छत से गिरता है, जिससे उसके ब्रेन पे इतनी ज्यादा चोट लगती है जिससे वो कोमा में चला जाता है। उसके कोमा में जाने की वजह से वो धीरे धीरे मतलब सिसक सिसक के जी रहा होता है। अब डॉक्टर्स, उसके परिवार वाले देख रहे हैं कि उसको डेथ भी नहीं हो रही है, ना वो ठीक हो रहा है। अब यहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो सिसक सिसक के जी रहा है, तो चलो उसके दर्द को आराम दे दिया जाए, उसको उसको परेशानी से बचा लिया जाए। तो उसको परेशानी से बचाने के लिए जो मेडिकल सपोर्ट है, उसको मान लीजिए कि कोई आर्टिफिशियली कोई न्यूट्रिशन दिया जा रहा है या वेंटिलेटर है, उसको हटाया जाता है। अब देखिए, यहां पे वो कोमा में है, कंसेंट नहीं दे सकता, उसकी कोई सहमति नहीं हो सकती, तो उस चीज को यहां पे कहा जाता है यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया का क्या मतलब है? देखिए, यूथेनेशिया में ऐसे सुसाइड में यहां पे देखिए साइड आता है, साइड का मतलब किलिंग, होमिसाइड, सुसाइड, ठीक है, इन्फेंटिसाइड, जैसे साइड लग जाता है किलिंग, यहां पे क्या लिखा है? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया ये ग्रीक वर्ड से आया है। यू का मतलब होता है गुड, स्वीट, थेनेशिया का मतलब होता है डेथ, स्वीट डेथ, स्वीट डेथ या गुड डेथ। ये इसका, इसमें एम्फेसिस किस चीज में है? इसमें एम्फेसिस होता है किलिंग में, मारने में। इसमें एम्फेसिस क्या होता है? इंसान को आराम देने के लिए, जो आराम देने के लिए डेथ दी जाए, इसलिए इसको बोला जाता है यूथेनेशिया। तो यहां पे मान लीजिए उस इंसान को अगर उसके सफरिंग से दूर करने के लिए उसके लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है यूथेनेशिया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज और ले लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है, किस चीज के लिए इंस्टिगेट करता है? कि जाओ सुसाइड कर लो, जान दे दो जाके अपनी। ए बी को इंस्टिगेट करता है, बी जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। अब यहां पे बी तो खत्म हो गया, बी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है बी की। ए की यहां पे लायबिलिटी क्या होगी? ए ने तो डायरेक्ट मारा नहीं, ए ने इंस्टिगेट किया है, तो ये कौन सा ऑफेंस बन जाएगा? ये बन जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो इसके सेक्शन 108 बीएनएस के अंदर पनिशेबल है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। देखिए, अब ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है चैप्टर 6 में आता है, बीएनएस के अंदर चैप्टर 6 में आता है।
अबेटमेंट जो है इज इन चैप्टर 4 बीएनएस। जो अबेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर 4 में था, ये चैप्टर 6 में आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब आप सोच रहे होगे सर आपने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो तो चैप्टर 4 के ऊपर था, चैप्टर 5 आपने क्यों नहीं कवर किया, डायरेक्ट छलांग लगा के आप चैप्टर 6 में क्यों आ गए? क्योंकि चैप्टर 6 जो है ये भी तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर ही तो डील करता है। चैप्टर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, तो वो भी तो अबेटमेंट पे था। तो हम लोग इसलिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे आ गए ताकि अबेटमेंट आपके दिमाग में ताजा होगा तो आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी पढ़ लोगे। और इसको अलग क्यों रखा गया है? इसको अलग क्यों रखा गया है? क्यों सेम चैप्टर में नहीं रखा गया जब ये अबेटमेंट है? क्योंकि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और सुसाइड कोई ऑफेंस होती नहीं है। सुसाइड कोई ऑफेंस है नहीं बीएनएस के अंदर। अगर इसको चैप्टर 4 में डाल दिया जाता तो ये कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाता, क्योंकि जो चैप्टर 4 में अबेटमेंट है वो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है, ये अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, क्योंकि सुसाइड में अगर कोई इंसान जब मर गया है, जब वो सुसाइड कर लेता है तो ये तो कोई ऑफेंस नहीं है ना। तो चैप्टर 4 तो डील करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, पर ये तो ऑफेंस नहीं है ना। क्या कहीं पे बीएनएस में सुसाइड पनिशेबल है? नहीं पनिशेबल है। इसका अटेम्प्ट पनिशेबल था आईपीसी के अंदर सेक्शन 309 में, बट अब नहीं है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। हमें मालूम है आपको नहीं समझ में आया होगा जल्दी जल्दी, लेकिन फिर से आप वीडियो देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए सेक्शन 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अर्लियर सेक्शन 306 था। ये क्या बोल रहा है अब समझिएगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब क्या कह रहा है? इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, इफ एनी पर्सन मतलब कोई विक्टिम, जो विक्टिम की बात हो रही है, अगर कोई सुसाइड कमिट करता है, whoever abets, जिसने अबेट किया। अबेट कैसे होता है? अबेट कहां पे पढ़ा है? सेक्शन 45 बीएनएस, सेक्शन 107 आईपीसी। अबेट कितने तरीके से हो सकता है? इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी, बाय इंटेंशनल एड। जिसने अबेट किया, जब कोई इंसान अबेट करता है तो देयर इज अ मेंटल एलिमेंट आल्सो इन्वॉल्व्ड, द पर्सन आल्सो हैज अ मेंस रिया। सो व्हेन पर्सन इंस्टिगेट्स अदर, देयर इज अ मेंस रिया, देयर इज अ मेंटल एलिमेंट देयर। तो जब कोई अबेट करता है तो उसका एक एक्टिव सजेशन होता है, एक उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एक्टिव इंस्टिगेशन होता है। ठीक, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट करता है। किस चीज के लिए अबेट करता है? कमीशन ऑफ सच सुसाइड। अब जिसने भी अबेट किया होगा उस सुसाइड को करने के लिए शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट, वो पनिश किया जाएगा इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। बिल्कुल सीधी सी चीज इसके अंदर बताई गई है कि अगर एक इंसान दूसरे पर्सन को अबेट करता है सुसाइड करने के लिए तो वो लाइबल होगा, जिसमें उसकी सजा होगी विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब एक इंसान दूसरे को अबेट करता है। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अगर एक इंसान दूसरे को अबेट करता है तो अबेटमेंट जो है यहां पे किस तरीके से हो सकता है? ध्यान रखिएगा, अबेटमेंट यहां पे बाय वर्ड्स भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ की रोज लड़ाई होती थी। एक दिन वाइफ ने कहा कि मैं लड़ लड़ के परेशान हो गई हूं, मैं इससे बेहतर तो मेरा मर जाना होगा। हस्बैंड ने कहा कि तुम अगर मर जाओगी मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। ये बाय वर्ड्स हो गया। वाइफ ने जाके सुसाइड कमिट कर लिया तो ये बाय वर्ड्स हो जाएगा अबेटमेंट, क्योंकि उसने एक्टिवली इंस्टिगेट किया है। दूसरा ये बाय कंडक्ट भी हो सकता है। बाय कंडक्ट यानी एक पर्सन की जिंदगी के अंदर उसको इतना परेशान करना, इतना सताना, इतना परेशान करना कि उसकी जिंदगी ऐसे बना देना कि उस इंसान के पास कोई ऑप्शन ना रह जाए सिवाय सुसाइड के। मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की को इतना परेशान करता है, फोन के जरिए, मैसेज के जरिए, हर जगह उसको फॉलो करता है, हर जगह स्टॉक करता है, उसे घर तक में चला आता है, यहां तक कि इतना परेशान हो जाते हैं लड़की के घर वाले कि लड़की के घर वाले को, घर परिवार वालों को लड़की को उठा के उसको नानी के घर में भेजना पड़ जाता है। और वो लड़का नानी के घर में भी परेशान करने पहुंच जाता है, वहां पे भी सुबह शाम परेशान होकर लड़की सुसाइड कर लेती है। अब देखिए ये बाई कंडक्ट हो गया। तो यहां पे उसको, उस लड़के को, वो लड़का जो होगा वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये तो जनरल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, ये जनरल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है, शादी होने के बाद एक औरत अपने घर में अपने हस्बैंड और उसके रिश्तेदारों के कंडक्ट से इतना परेशान हो जाती है, उनके टॉन्ट से और उनकी चीजों से, कि कई बार वो परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लेती है। अब जब वो सुसाइड कमिट कर लेती है तो अक्सर ऐसा होता है कि चार दीवारी के बीच में कोई सबूत मिल नहीं पाता है, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट, घर वाले रिश्तेदार कोई एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही थोड़ी देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 117 पढ़ना पड़ेगा।
सेक्शन 117 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 113A था, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोर्ट के सामने कुछ चीजें शो करने से कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि हस्बैंड ने या उसके रिश्तेदार ने वाइफ को अबेट किया है। ठीक है, जैसे क्या क्या सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन, ये प्रिजम्पशन जो है ये स्पेसिफिक है, केस स्पेसिफिक। व्हाट इज द केस स्पेसिफिक? It will be applied in the case where the woman is married, where the married woman commits suicide, and the question arises कि whether or not her husband abetted the suicide, whether or not her husband abetted the suicide committed by the married woman. तो in that case this section will be applied. ये हर जगह पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये कब अप्लाई होगा? In case of married woman, if the married woman commits suicide within the period of 7 years from the date of her marriage. तो देखिए क्या बोल रहा है, when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband. अगर मैरिड वुमन ने किया है तो उसके लिए थोड़ा सा और आसानी कर दी गई है, कोर्ट को दे दिया गया है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है मतलब, क्योंकि पहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, लेकिन जस्ट बाय यहां पे एक प्रिजम्पशन के लिए कोर्ट को पावर दे दिया गया है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ हस्बैंड ही नहीं मारा है, प्रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव और ऑफ हर हस्बैंड, एंड इट इज शोन, कोर्ट के सामने खाली ये दिखाया जाता है, इट इज शोन नॉट प्रूव, यहां पे प्रूव नहीं लिखा, इट इज शोन, क्योंकि प्रूफ के लिए अगर प्रूफ लिखा रहता तो फिर उस जगह पे तो हम लोग क्रिमिनल केस के अंदर जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट है, टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द अक्यूज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो यहां पे प्रूफ वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ, इट इज शोन, कोर्ट के सामने दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड, कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया विद इन द पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूलिटी। यानी कि जिस औरत ने सुसाइड कमिट करा है, उसकी सुसाइड कमिट करने से पहले दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूलिटी, उसके साथ क्रूलिटी करते थे, बहुत क्रूअल हो जाते थे। क्रूलिटी मतलब जैसे मारना पीटना, एक हस्बैंड आता है अपने घर में और आके अपनी वाइफ को पीटता है, या मान लीजिए उसको खाना नहीं दे रहे या उसका इलाज नहीं करवा रहे, ये सब क्रूलिटी हो जाएगी। तो कोर्ट क्या कर सकता है? मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, ये मान सकता है कि हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड। यहां पे क्या लिखा हुआ है? खाली शो कर देने से, बिना प्रूफ करे ही कोर्ट माने ले रहा है। बात समझ में आई? That such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband। अब आगे बोला गया कि क्रूलिटी का सेम वही मतलब होगा जो इसके सेक्शन 86 बीएनएस के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक, आगे अब मे प्रिज्यूम का क्या मतलब होता है? मे प्रिज्यूम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच के अंदर डिफाइन किया गया है। मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान सकता है। क्या मान सकता है? कोर्ट मान सकता है कि वो फैक्ट का एग्जिस्टेंस जो है प्रूव हो गया, हालांकि उसमें लिखा है शो करना, लेकिन अगर आपने दिखाया, क्योंकि मैरिड वुमन का केस थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो कोर्ट अपने से ही मान लेगा कि प्रूव हो गया, बस इतना तुमने दिखाया। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव, अनलेस एंड अनटिल अपोजिट पार्टी जो है इसको डिसप्रूव करती है। ठीक है, अब इसके सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है क्रूलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, क्रूलिटी के अंदर दो चीजें इसके अंदर बताई गई, दो चीजें क्रूलिटी हो सकती है, या इंसान का ऐसा कंडक्ट है जानबूझ के जिससे कि कोई इंसान सुसाइड कर ले, इतना परेशान करना कि कोई इंसान के ये नौबत आ जाए कि वो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाए, यानी उसको पुश करे सुसाइड करने के लिए। दूसरा, अगर किसी औरत का हैरेसमेंट किया जाता है, वो हैरेसमेंट किस लिए किया जाता है? कोई अनलॉफुल डिमांड के लिए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए औरत से, समझ में आ गया? इसी को क्रूलिटी बोला गया है। ये हो गया हम लोगों का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दोनों रिलेशनशिप में थे, ए और बी दोनों रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, ए ने सुसाइड कर लिया, तो क्या बी लायबल होगा या लायबल होगी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए? तो इसका जनरल आंसर है नहीं। क्यों? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए एक्टिव दिमाग का एक्टिव इंस्टिगेशन होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मेंस रिया, देयर हैज टू बी अ मेंटल एलिमेंट होना जरूरी होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि क्या बी की ऐसी नियत थी कि बी ऐसा चाहता था कि ए सुसाइड कर ले। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि ए और बी
जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में बी ने शादी करने के लिए मना कर दिया, इसने सुसाइड कर लिया, तो क्या है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होगा? जनरली तौर पे नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए ए ने बी को कुछ पैसा उधार दिया और बी वापस नहीं कर पा रहा था, ए बार बार उससे बोल रहा था कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, इतनी कॉल करी कि इसने सुसाइड कर लिया। क्या यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल एलिमेंट नहीं था ना। वो क्यों चाहेगा कि भाई उसका जो कर्जदार है वो मर जाए? वो तो चाहेगा उसका पैसा मिले ना। तो यहाँ पे कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होगा, अनलेस कि ये साबित हो जाए कि इनका मेंटल एलिमेंट था, वो चाहते थे कि सामने वाला सुसाइड कर ले। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया सुसाइड और यूथेनेशिया में क्या फर्क है। आइए जल्दी जल्दी इनकी हम लोग टाइमलाइंस देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यूथेनेशिया तो आपको समझ में आ गया कि एक इंसान कोमा में है, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, यानी बस खाली पड़ा हुआ है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, ना वो महसूस कर सकता है, ना वो पहचान सकता है, ना वो रिस्पॉन्ड करता है। तो हम लोग मानते हैं कि वो पेशेंट जो है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, ठीक नहीं हो सकता है, बस जिंदा है। ठीक। अब उस जगह पे इसे हम लोग चाहते हैं कि उस इंसान की सफरिंग को दूर कर दिया जाए। तो हमने बताया था यू मतलब गुड, स्वीट, थेनेशिया मतलब स्वीट, थेनेशिया मतलब डेथ, स्वीट डेथ। तो हम लोग सोचते हैं उसको आराम देने के लिए उसको स्वीट डेथ देते हैं। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, यूथेनेशिया जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक एक्टिव यूथेनेशिया, मान लीजिए इंसान कोमा में है, उसको कोई जहरीला इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, जहरीला इंजेक्शन दे के उसको मार दिया कि बहुत परेशान है, जहरीला इंजेक्शन दे दो, ये हो गया एक्टिव यूथेनेशिया। दूसरा हो गया पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया के अंदर मान लीजिए कि एक इंसान वेंटिलेटर के ऊपर सांस ले रहा है, उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया, या मान लीजिए किसी इंसान को आर्टिफिशियली खाना दिया जा रहा है ट्यूब डाल के, और मान लीजिए वो खाना रोक दिया गया, ये क्या हो गया? पैसिव यूथेनेशिया। अब ध्यान रखिएगा, एक्टिव यूथेनेशिया भारत के अंदर इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया भारत के अंदर लीगल है। इसका अभी सबसे रीसेंट केस है हरीश राणा वाला। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसकी टाइमलाइन थी। अब आपको ये भी बताते चलें, अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम लोग सुसाइड के बारे में भी जानेंगे कि सुसाइड के लिए क्या भारत के अंदर है प्रोविजन। देखिए, भारत के अंदर देखिए, पहली चीज आपको ये पता होगा कि सुसाइड कोई ऑफेंस नहीं हो सकता है। कोई इंसान मर जाएगा उसको फिर सजा थोड़ी दी जाएगी, वो तो मर गया ना। तो सुसाइड कोई ऑफेंस नहीं होता है, उसका अटेम्प्ट करने को ऑफेंस बनाया जा सकता है। अटेम्प्ट करने को, भाई कोई इंसान अगर सुसाइड करके छत से कूद के मर गया, अगर आप कहोगे ऑफेंस है, तो वो तो मर गया ना, अब आप उसको जेल में कैसे डालोगे? तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। हाँ, उसका अटेम्प्ट करना ऑफेंस था पहले आईपीसी के अंदर, सेक्शन 309 में, आईपीसी में, बीएनएस में नहीं है। अभी क्या चेंज हुआ हम बताते हैं। और उसके साथ साथ आईपीसी में एक सेक्शन और था, सेक्शन 306, जो डील करता था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लेकिन अभी भी मौजूद है बीएनएस के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ऊपर सेक्शन 108। करंट पोजीशन क्या है? लेकिन उसके बाद 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, उसने ये कहा कि अगर भाई कोई इंसान सुसाइड करता है, अगर कोई सुसाइड करता है तो हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो इंसान सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहा है। कोई इंसान अगर सुसाइड करने जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी बहुत सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत स्ट्रेस होगा, वो ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है। तो हम उसको सजा ना दें, बल्कि समझें कि उसके साथ इशू क्या है। इसको ध्यान में रखते हुए तो अब बीएनएस के अंदर क्या चीज चेंज हो गया है, जो जनरल अटेम्प्ट टू सुसाइड था वो नॉट ब्रॉडली पनिश्ड, अब उसको हटा दिया गया। हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड से रिलेटेड एक सिचुएशन है जहां पे अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है। अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है ताकि किसी पब्लिक सर्वेंट से अपनी कोई बात मनवा सके, ये पनिशेबल है 226 के अंदर। ठीक, उसके अलावा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अभी भी पनिशेबल है। समझ में आ गया यहां पे आप लोगों को इस चीज की टाइमलाइन। सुसाइड को लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक एक हम लोग केस लॉ देख के चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे हमसे रिलेटेड है, देखिए एक सबसे पहला केस था अरुणा शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन जो 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 पेशेंट था इसके अंदर, जो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर चले गए थे, कोर्ट ने उसके लिए इजाजत नहीं दी थी यूथेनेशिया के लिए। ठीक है, फिर वो पेशेंट बाद में 2015 में उसकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा केस आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर कोर्ट ने अलाउ करा
पैसिव यूथेनेशिया और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस किया लिविंग विल का कॉन्सेप्ट। ये लिविंग विल क्या होता है? लिविंग विल ये होता है कि जैसे कि इंसान अपनी जिंदगी में वसीयत करता है अपनी प्रॉपर्टी की, सिमिलरली एक इंसान लिविंग विल भी ड्राफ्ट कर सकता है। लिविंग विल क्या होता है? जिसके अंदर वो लिख दे कि इन केस मुझे ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें मैं कंसेंट नहीं दे सकता हूं, कोमा में चला गया हूं, तो मैं यहाँ पे ये एक ड्राफ्ट करके जा रहा हूँ, एक विल तैयार करके जा रहा हूँ, इन केस अगर ऐसा मुझे हो जाता है तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए, गवाह बना के साइन करके, तो वो अपनी लिविंग विल तैयार कर सकता है। फिर ये लिविंग विल आया। लिविंग विल के बाद फिर 2023 के अंदर ये जो कॉमन कॉज वाला केस था, इसके अंदर कुछ चीजें थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था प्रोसीजर, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया 223 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि नो मैजिस्ट्रेट नीडेड, नोटरी सफिशिएंट, मल्टीपल रिलेटिव्स अलाउड, सिंप्लीफाइड मेडिकल बोर्ड्स, मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल की जरूरत नहीं, ओनली इंटीमेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक, अब उसके बाद 2026 का हरीश राणा का केस आता है, जो भी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा। हरीश राणा का केस है, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हरीश राणा एक लड़का था जो सर में इंजरी लगने की वजह से 2013 में गिरा था, उसके सर में इंजरी लग गई थी, जिसके वजह से वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। उनके फैमिली वाले पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए, लेकिन वहां से उनको इजाजत नहीं मिली, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथेनेशिया के लिए इजाजत दे दिया। वो जो था एक्चुअली में एक न्यूट्रिशन के सपोर्ट में था, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, एक पाइप के जरिए जैसे उसको न्यूट्रिशन पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था, तो कोर्ट इसमें कंफ्यूज हो गया। कोर्ट को लगा कि अगर उसका खाना रोक दिया जाएगा तो ये तो एक्टिव यूथेनेशिया की तरह लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पैसिव यूथेनेशिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दिया। ठीक है, तो ये थी टाइमलाइन सुसाइड और यूथेनेशिया की। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हेलो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डॉरी डेथ को समझते हैं। देखिए अब ये डाउरी डेथ आ गया। देखिए अब ये जो डाउरी डेथ है, ये डाउरी डेथ जो है अभी बीएनएस के अंदर ये सेक्शन 80 के अंदर डिफाइन किया गया है। पहले ये डाउरी डेथ जो था आईपीसी के अंदर सेक्शन 304 बी के अंदर हुआ करता था। आइए देखिए डाउरी डेथ किस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या बोल रहा है? वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाई एनी बर्न्स। क्या लिखा है? जहां पे किसी एक औरत की डेथ होती है, किस वजह से? बर्न्स की वजह से, जलने की वजह से या बॉडीली इंजरी की वजह से। क्या लिखा है? जहां पे एक औरत की डेथ होती है। ये नहीं लिखा है जहां पे एक आदमी दूसरे की डेथ कॉज करता है या एक आदमी एक औरत की डेथ कॉज करता है। ये नहीं लिखा है कि एक आदमी औरत की जान लेता है। ये नहीं लिखा है। बातों में ध्यान दीजिएगा। डाउरी डेथ को किस तरह से डिफाइन किया गया? वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन, जहां पे एक औरत की डेथ होती है, इज कॉज्ड बाय बर्न्स, जलने के वजह से या बॉडीली इंजरी के वजह से, और अकर्ड अदरवाइज देन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, या जो उसकी डेथ हुई है, औरत की डेथ हुई है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ होती है एक इंसान की, जैसे इंसान बीमार हुआ, किडनी फेल हो गई, उसके साथ साथ इंसान को हाई फीवर हो गया, निमोनिया हो गया, ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अंडर अकर्स अदर देन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कब? अब ये डेथ हुई है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। अब याद रखिएगा, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। वो हम लोगों ने कहा पढ़ा था? वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर पढ़ा था, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ा था। प्रिजम्पशन जब था, जब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्रिजम्पशन था, तो उसके अंदर 7 साल पढ़ा था। ये 7 साल अलग है, ये डाउरी डेथ के लिए है। अब ये औरत की जो डेथ हुई है, ये कब हुई है? 7 साल के अंदर। 7 साल कब से देखा जाएगा? शादी से, जब से शादी हुई है 7 साल के अंदर, ये शादी के 7 साल के अंदर ये हुआ हर मैरिज, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ। और ये कोर्ट के सामने दिखाया गया, प्रूफ नहीं, दिखाया गया, सून बिफोर हर डेथ, की उसकी डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूलिटी और हैरेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि डाउरी डेथ किसे बोलते हैं। सबसे पहले एक औरत की डेथ होनी चाहिए, समझ में आ गया। दूसरी चीज, उसकी ये जो डेथ हुई है, बर्न्स, बॉडीली इंजरी या कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हुई। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि औरत जो है अपने मैट्रिमोनियल होम में है, वहां पे मान लीजिए डूबने से मर गई, आग लगने से मर गई, कहीं हाइट से गिरने से मर गई, ये सब क्या है? एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सुसाइड कर लिया, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस।
ठीक है, तो औरत की डेथ हुई बर्न बॉडली इंजरी या एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उसके साथ साथ ये जो उसकी डेथ हुई है ये 7 साल के अंदर हुई है, शादी होने से 7 साल। यहाँ पे 7 साल क्यों दिया गया? क्योंकि आम तौर पे ऐसा माना जाता है कि 7 साल तक जो है शादियां सेटल हो जाती हैं, लोगों की लड़ाई झगड़ा जो होता है शादी में शुरू में ज्यादा होता है। 7 साल हो गया। एंड इट इज शोन, और ये दिखाया गया कि सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से पहले, सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी और हैरेसमेंट। अब सून बिफोर हर डेथ को कैसे समझा जाएगा? जैसे देखिए, सून बिफोर हर डेथ को किस तरीके से यहां पे समझा जाएगा। सून बिफोर हर डेथ, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे औरत के साथ डाउरी क्रूरलिटी करा गया, हस्बैंड ने औरत के साथ डाउरी क्रूरलिटी किया। डाउरी क्रूरलिटी क्या है? डाउरी क्रूरलिटी एक तो नॉर्मल क्रूरलिटी होती है, खाना ना देना, लड़ना, मारपीट करना, ये नॉर्मल क्रूरलिटी हो गई। डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी क्या है? कि वो डाउरी नहीं लाई है, शादी में उसने हमें कम सामान दिया है, कम डाउरी दिया है, उसके वजह से खुन्नस निकाल के उससे लड़ना, ये डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी हो जाएगी। मान लीजिए यहां पे डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी हुई। अब डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी होगी, अब मान लीजिए कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी किया, मान लीजिए कि उसको फॉर एग्जांपल उसके साथ कुछ क्रूरलिटी करी। अब जब क्रूरलिटी करा तो अब ये क्रूरलिटी जो है उसके औरत के दिमाग में काफी दिन तक असर होता है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई इंसल्ट कर दे, आपको कोई थप्पड़ मार दे, तो कुछ दिन तक आपके दिमाग में रहता है ना कि बताओ उसने गलत किया, गलत किया, आपको बहुत टेंशन होती है कि आपने ऐसा कर दिया, बुरा लगता है अंदर से, वो होता है ना, आपका मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ पे उसके साथ क्रूरलिटी हुई, अब ये उसका मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब ये मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्रूरलिटी होने की वजह से। अब इस दौरान अगर औरत की डेथ हो जाती है तो इसको कहा जाएगा सून बिफोर हर डेथ। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहां पे क्रूरलिटी हुई, डाउरी क्रूरलिटी हुई, डाउरी क्रूरलिटी हुई, ये मेंटल इक्विलिब्रियम औरत का खराब हो गया, लेकिन यहां पास इस पॉइंट पे हस्बैंड और वाइफ का दोबारा से मामला ठीक हो गया, सेटल हो गया, रिजॉल्व हो गया, दोनों लोग फिर घूमने भी गए, फिर उसके बाद साथ में घूमने गए और फिर नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। तो यानी ये जो क्रूरलिटी हुई थी इसका असर यहां पे आके खत्म हो गया, अब औरत फिर से नॉर्मल हो गई। अब यहां पे फिर उसकी अगर डेथ होती है तो ये नहीं कहा जाएगा सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी और हैरेसमेंट, यानी क्रूरलिटी और हैरेसमेंट डाउरी से रिलेटेड, तब ये नहीं कहा जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या है? यहाँ पे सून बिफोर हर डेथ का ये मतलब हुआ है, कैन शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। क्योंकि ये डाउरी डेथ से ही रिलेटेड है, तो इसके अंदर जो क्रूरलिटी या हैरेसमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हमेशा डाउरी से रिलेटेड होता है। डाउरी क्या चीज होती है? डाउरी जो होती है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। डाउरी कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा होता है जो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। हस्बैंड अगर नॉर्मल पैसा मांगता है वाइफ से कि यार हमें 10,000 रुपए दे दो, हमें जरा सा एक इंस्टॉलमेंट है वो भरनी है, ये नॉर्मल पैसा हो गया। अगर लेकिन वो पैसा मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में मांगा जाए कि जैसे तुम कम लाई थी सामान, तुम्हारे घर वालों ने कार देने को कहा था, नहीं दिया है, हमें दो, अब ये डाउरी से रिलेटेड हो गया, इसको डाउरी कहा जाएगा। नॉर्मल पैसा मांगना है, डाउरी नहीं है। ठीक है, डिमांड फॉर डाउरी, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ, तो ऐसी डेथ को कहा जाएगा डाउरी डेथ है। अब यहां पे ये नहीं लिखा है कि वन पर्सन कॉजिंग द डेथ ऑफ अनदर। देखिए आपने आमतौर पे देखा होगा कि क्या होता है कि एक इंसान जब दूसरे को, अगर ए बी को मारता है तो सीधा सीधा हम लोग कहते हैं ए जो है बी की डेथ कॉज कर रहा है। अगर इंटेंशन और नॉलेज के साथ करता है, मर्डर की सारी डेफिनेशन जो दी गई है, एसेंशियल सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम लोग तो सीधा सीधा कह देते हैं मर्डर। लेकिन यहां पे कोई किसी को मार नहीं रहा है, सिर्फ सरकमस्टांसेस हैं। ऐसे सरकमस्टांसेस जो इसके अंदर दिए हैं अगर फुलफिल हो जाएंगे तो माना जाएगा कि वहां पे उस पर्सन ने, यानी जो हस्बैंड हो गया या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हो गया, उन्होंने डाउरी डेथ किया है। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। क्या लिखा हुआ है? वो रिलेटिव और हस्बैंड को शैल बी डीम्ड। डीम्ड कब इस्तेमाल होता है? डीम्ड मतलब कि एक्चुअली में ना किया हो, एक्चुअली में ना किया हो, लेकिन तुम्हें ट्रीट किया जाएगा कि तुम्ही ने डाउरी डेथ को कॉज किया है। समझ में आ गया? अब यहां पे डाउरी का क्या मतलब होता है? डाउरी का मतलब जैसे कि सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसकी सजा क्या है? डाउरी डेथ का अगर सेक्शन अट्रैक्ट हो गया तो याद रखिएगा मिनिमम इसके अंदर 7 साल की सजा है, मिनिमम 7 साल की, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जहां पे किसी औरत की डेथ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हो रही है। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको और देते हैं।
अब अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है वाइफ के साथ, वाइफ जो है फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ है, वाइफ के साथ डाउरी रिलेटेड क्रूरलिटी करता है, शादी होने के 3 साल के ही अंदर, 7 साल के अंदर करता है, मान लो 3 साल को हम लोग मान ले, 3 साल के अंदर करता है, और अपनी वाइफ को खूब मारता है, खूब मारता है, मारते मारते मार डालता है, वो मर जाती है। तो अब यहाँ पे क्या ये डाउरी डेथ होगा? नहीं। अब ये तो अगर मान लीजिए कि उसकी इंटेंशन और नॉलेज थी तो ये मर्डर बन जाएगा। मर्डर जो है ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अब ये जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो अभी हम लोग कवर करने हैं सेक्शन 80 बीएनएस का, जो डाउरी डेथ है, ये पहले आईपीसी के अंदर सेक्शन 304 बी हुआ करता था, 304 बी हुआ करता था, जिसको आईपीसी में 1986 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ इसका प्रिजम्पशन वाला पार्ट भी है। ये देखिए इसके अंदर भी बताया गया है, कोर्ट ने बोला प्रेम कन्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक, प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक होनी चाहिए। यानी आज की डेट में अगर डॉरी क्रूरलिटी हुई है, उस टाइम से लेके जब डेथ कॉज हुई है, उसमें एक प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक होनी चाहिए। कब से कब? इफेक्ट ऑफ क्रूरलिटी बेस्ड ऑन डाउरी डिमांड एंड द कंसर्न डेथ। अगर मान लीजिए कि वो स्टेल हो गई है तो मेंटल इक्विलिब्रियम सही हो जाएगा, तो फिर उसको सून बिफोर हर डेथ नहीं माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सेक्शन है डाउरी रिलेटेड, डाउरी डेथ का, इसके ऊपर भी प्रिजम्पशन है। अब यहां पे देखिए दो दो पॉइंट है। इससे पहले जो हम लोगों ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड देखा था, उसमें कोर्ट के लिए था कि कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड हैज अबेटेड, द हस्बैंड जो है उसने अबेट किया है अपने वाइफ की सुसाइड को। इसके अंदर जो केस है वो शैल प्रिज्यूम का, कोर्ट को करना ही पड़ेगा प्रिज्यूम। शर्त क्या क्या पूरी होना जरूरी है? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ, अगर सवाल उठता है कि एक पर्सन ने डाउरी डेथ कमिट किया है, एंड इट इज शोन, और ये दिखाया जाता है कि सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ याद रखिएगा, प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक, such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, court shall presume मतलब कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, क्या? that such person had caused the dowry death। तो यानी अगर मान लीजिए कि ये जो शर्तें दी गई हैं इसके अंदर, अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं और ये साबित हो जाता है कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरटी और हैरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी, तो कोर्ट के लिए ये कंपलसरी है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि उस पर्सन ने डाउरी डेथ करी है। हाँ, हालांकि ये प्रिजम्पशन जो है ये रिबटल होगा, अपोजिट पार्टी एविडेंस देके इसको रिबट कर सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो चीजें अभी हम लोगों ने कवर करी, सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यूथेनेशिया और डाउरी डेथ। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी।